हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन क्या होते हैं और एब्जॉर्प्शन क्या होते हैं। डाइजेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? पाचन। और एब्जॉर्प्शन को क्या बोलते हैं? अवशोषण। यानी जो भी फूड हम खाते हैं उसकी पाचन कैसे होती है, वो हमारा फूड को हमारे बॉडी के अंदर किस तरह से पचाया जाता है। और अवशोषण का मतलब कि जो भी फूड में जो भी मिनरल्स, प्रोटीन्स, जो भी एक्सवाइजेड जो भी प्रेजेंट होते हैं उसको किस तरह से अवशोषण किया जाता है, हमारी बॉडी के द्वारा अवशोषित होता है, तो उसी को क्या बोलते हैं? डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो सबसे पहले देखिए कि ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, जो भी जीवित प्राणी हैं, सबको जीवित रहने के लिए फूड की नीड होती है। हर एक इंसान को, हर एक जंतु को, हर एक जीव को, जो भी जीवित है, जो भी लिविंग्स है, सबको फूड की नीड होती है, ठीक है। और फूड की नीड क्यों होती है? क्योंकि जो हमारे बॉडी को ग्रोथ करने में हेल्प करता है, ठीक है, हमारी बॉडी को ग्रोथ करने में हेल्प करता है, हमारे टिश्यू की रिपेयरमेंट होती है। हमने बताया था कि हमारी बॉडी क्या है? सेल से मिलकर बनी है, बहुत सारे सेल्स का ग्रुप हुआ तो टिश्यू बना है, बहुत सारे टिश्यू के ग्रुप्स को मिला के क्या ऑर्गन्स बने हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स के ग्रुप को मिला के क्या बने हैं? तो एक तरह से ऑर्गन सिस्टम बना है। और जब सारे ऑर्गन सिस्टम को ग्रुपिंग कर दी है तो क्या बना है? एक बॉडी बना है, ठीक है। तो हमारी बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन हुई है। तो जो टिश्यू से हमारी बॉडी के ऑर्गन्स से बना है, तो वो टिश्यू में किस तरह से फूड को ऑब्जर्व किया जाता है, टिश्यू काम करने के लिए, ऑर्गन्स को काम करने के लिए हमारी बॉडी को क्या चाहिए? एनर्जी की नीड होती है। तो एनर्जी किस में हमको मिलेगी? फूड में मिलेगी एनर्जी। तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड की नीड होती है, ठीक है। अब फूड जो होता है, फूड में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? एनर्जी, फूड में क्या क्या? कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, फैट्स प्रेजेंट होते हैं, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, ये सब फूड में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये सब हमें, हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये सारे मिनरल्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, फूड में प्रेजेंट होते हैं, और फूड को हम लोग खाते हैं तो हमारे बॉडी को मिलती है। तो यानी डाइजेशन की प्रक्रिया क्या होती है कि किसी भी मतलब पदार्थ को, किसी भी मॉलिक्यूल्स को, जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है उसको सिंपलर फॉर्म में क्या कर देना? कन्वर्ट करना या फिर तोड़ देना। जो भी हम फूड खाते हैं वो सॉलिड फॉर्म में मुंह में डालते हैं, ठीक है, और वो हमारे बॉडी के अंदर जा करके वो बहुत ही सिंपल, बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होता है? टूट जाता है। टूटने की प्रक्रिया, अब सोचो जैसे हम फूड हम माउथ में खाते हैं, क्या वही माउथ जो फूड हम खाते हैं वही हमारे एनस के थ्रू यानी फीसेस के रूप में बाहर से उसी तरह से आते हैं? नहीं, तो वो उसका स्वरूप क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो ये किस तरह से होता है? यानी हमारे बॉडी के अंदर कुछ तो प्रक्रिया हुई है कि जैसे फूड हम खा रहे हैं किसी और फॉर्म में, और हमारे बॉडी के अंदर से जो बाहर फीसेस के रूप में बाहर निकल रहा है, तो उसकी क्या है? उसकी जो स्वरूप है पूरी तरह से स्ट्रक्चर चेंज हो जा रहा है। तो ये क्या था? डाइजेशन की तरह से होता है, डाइजेशन की वजह से, एब्जॉर्प्शन की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो यानी कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस इन सिंपलर फॉर्म, यानी जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है, जो जटिल पदार्थ होता है, उसको बहुत ही सरल पदार्थ में तोड़ देना क्या होता है? आपका डाइजेशन की प्रक्रिया होती है। कन्वर्टिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर फॉर्म। ठीक है, यानी कॉम्प्लेक्स जटिल पदार्थ को एक सरल पदार्थ में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डाइजेशन कहलाती है। ये जो कॉम्प्लेक्स फूड होते हैं वो कौन से फॉर्म में होते हैं? पॉलीमर्स में होते हैं। पॉलीमर्स बहुत सारे मॉलिक्यूल्स उसमें होते हैं, और जब सिंपलर फॉर्म में टूट जाते हैं तो वो कौन से फॉर्म में हो जाते हैं? मोनोमर्स। मोनोमर्स का मतलब कि सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल्स उसमें प्रेजेंट होता है, ये सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। और हमने बताया था फूड हमें नीड होती है, ठीक है। अब जो भी बॉडी के अंदर जो भी फूड जाते हैं वो किस तरह से बाहर निकालते हैं, तो सब प्रक्रिया किसके थ्रू कंप्लीट होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम को हिंदी में क्या बोलते हैं? पाचन तंत्र। पाचन तंत्र के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर जो फूड जाती है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के कारण ही पूरी तरह से प्रक्रिया कंप्लीट करके फिर फीसेस के रूप में बाहर निकलती है, ठीक है। तो फूड में क्या क्या प्रेजेंट होता है हमने आपको बताया था। फूड नीड होती है हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, उसमें क्या क्या प्रेजेंट होते हैं फूड में? हमने बताया था कार्बोहाइड्रेट्स, प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, फैट्स हो गया, विटामिन्स हो गया, एंड मिनरल्स हो गया,
ठीक है, ये फूड में प्रेजेंट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन, मिनरल्स और इन सब का ये सब प्रेजेंट होते हैं फूड में। ये सब हम खाते हैं तो हमारी बॉडी क्या करती है, उसको डाइजेस्ट करती है और एब्जॉर्ब करती है। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है और फैट होता है, ये तो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। क्यों? क्योंकि इसी से क्या होता है, हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है। ठीक है, एनर्जी जो हम काम करते हैं किसी भी काम को, तो एनर्जी उसकी नीड होती है। एनर्जी को प्रोवाइड करने के लिए ये सब काम में आते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी को ग्रोथ कराने के लिए ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स की नीड होती है। और जो भी मतलब मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको क्या करते हैं, टिश्यू को रिपेयर करने में। लेकिन जो विटामिन्स और मिनरल्स है आपका, ये भी हमारे बॉडी को बहुत ही कम मात्रा में इसकी नीड होती है। बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इसकी नीड नहीं होती है, लेकिन होती है, बहुत ही कम मात्रा में नीड होती है। जैसे क्या इसका क्या काम होता है विटामिन्स और मिनरल्स का, तो ये एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता है। ठीक है, और ना ही इसका हमारे बॉडी के अंदर डाइजेशन होता है। इन सब का डाइजेशन होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन्स का, फैट्स का, इन सब के हमारे बॉडी के अंदर डाइजेशन होता है। लेकिन जो विटामिन्स और मिनरल्स होता है, ठीक है, इसका हमारे बॉडी के अंदर डाइजेशन नहीं होता है, इसका एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, इसमें से विटामिन्स और जो मिनरल्स होता है उसको फूड में से एब्जॉर्ब किया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। विटामिन्स और मिनरल्स क्या करता है, हमारी जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है हमारे बॉडी के अंदर, उसको क्या मेंटेन करने में विटामिन्स और मिनरल्स की हेल्प होती है। ठीक है, मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या होता है, इसके हम पिछले वाले वीडियो में अच्छे से समझा दिए हैं। हमारे बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस यानी उपापचय की क्रिया किस प्रकार से होती है, कैसे होती है, इसको बताया। तो मेटाबॉलिक जो प्रोसेस होता है उसको करने में विटामिन्स और मिनरल्स की मददगार होती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए, ये सारा हमने बताया कि डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू होता है। ठीक है, और ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रक्रिया होती है वो कौन सी प्रक्रिया होती है, फिजियोकेमिकल की प्रक्रिया होती है। अब फिजियोकेमिकल क्या होता है, ठीक है, जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन क्रिया, ठीक है, ये सारा प्रोसेस डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू होता है। अब जो डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू होता है तो एक फिजियोकेमिकल प्रक्रिया। फिजियोकेमिकल का मतलब, फिजियो का मतलब क्या होता है, फिजिकली, यानी माउथ में जब हम फूड लेते हैं उसको क्या करते हैं, च्यूइंग करते हैं, चबाते हैं, तो क्या आपका फिजिकली प्रक्रिया है। और उसके बाद क्या होता है, वो केमिकल्स में कन्वर्ट होता है। मतलब हमारे माउथ में क्या होता है, सलाइवा प्रेजेंट होते हैं और वो सलाइवा फूड के साथ मिक्स करते हैं उसको उसके अंदर जो भी स्टार्च होता है उसको डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। माउथ में भी तो डाइजेशन होती है एक तरह से, तो उसको डाइजेस्ट करते सलाइवा मिक्स होता है, यानी ये क्या हो गया, केमिकल प्रोसेसेस हो गया। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फिजियोकेमिकल प्रोसेस। क्या बोलते हैं, फिजियोकेमिकल। फिजियोकेमिकल प्रोसेस, फिजियो मतलब फिजिकली और केमिकल मतलब केमिकली, मतलब माउथ को फूड को माउथ में लेकर के च्यूइंग करना, ये फिजिकली आपका हो गया। और केमिकल का मतलब कि माउथ को फूड में लिया और सलाइवा के साथ मिक्स करके उसको क्या करते हैं, च्यूइंग करते हैं, चबाने का काम करते हैं, तो आपको हो गया केमिकल तरीके से। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब देखिए, ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो पाचन की प्रक्रिया है, किस तरह से हमारी बॉडी के अंदर फूड डाइजेस्ट मतलब पचाने का डाइजेस्टिव सिस्टम की जो प्रक्रिया है वो दो टाइप में कंप्लीट होती है। ठीक है, दो पार्ट में कंप्लीट होती है, दो तरह से कंप्लीट होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम कितने तरह से कंप्लीट होती है, दो तरह से, टू टाइप से। फर्स्ट आपका क्या है, एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, फर्स्ट क्या आपका एलिमेंट्री कैनाल, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, आहार नाल। ठीक है, एक नली होती है जिसके थ्रू डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। और सेकेंड आपका क्या होता है, तो डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड मतलब पाचन ग्रंथि, हिंदी में बोलते हैं पाचन ग्रंथ। हाँ, एलिमेंट्री कैनाल को क्या बोलते हैं, आहार नाल। आहार नाल, ठीक है। अब देखिए आहार नाल क्या होता है, जैसे टंकी में पानी होता है, ठीक है, उस टंकी में भरा होता है पानी, तो भरा तो है टंकी में, लेकिन घर के जितने भी बाथरूम होते हैं, किचन्स होते हैं, और भी जितने भी जगह होते हैं, हर जगह पानी की सप्लाई होती है, पानी हर जगह पहुंच जाता है। तो पानी हर जगह किस तरह से पहुंचता है, वो एक क्या होता है, ट्यूब लगा होता है। ठीक है, जो ट्यूब होता है उसके थ्रू क्या होता है, सब पानी का ट्यूब होता है, उसके सारा मतलब टंकी से पानी को पूरे घर के जितने भी पार्ट्स होते हैं, रूम्स होते हैं, जितने बाथरूम होते हैं, किचन, सब जगह पानी का सप्लाई होता है। ठीक है, तो सेम वही काम आपका क्या करता है एलिमेंट्री
कैनाल करता है। एलिमेंट्री कैनाल का वही काम है कि फूड को माउथ में लेना, और जब माउथ में जाता है तो पूरी कैनाल होती है उसी के थ्रू पूरे बॉडी में जाता है, डाइजेस्ट होता है फूड को, फिर उसको उस कैनाल के थ्रू क्या होता है, एनस के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये आपका एलिमेंट्री कैनाल है। और डाइजेस्टिव ग्लैंड का मतलब क्या था कि एक पाचन ग्रंथि। पाचन ग्रंथि का मतलब कि जब डाइजेशन की प्रक्रिया हमारे बॉडी के अंदर होती है तो उसमें कोई ना कोई ग्रंथि होता है, जो ग्लैंड्स होता है उसमें कुछ एंजाइम्स का सिक्रीशन करता है, जिससे क्या होती है, जो फूड की, जिसमें मैंने बताया ना केमिकल की प्रोसेस हुई, तो केमिकल की जो प्रक्रिया होती है वो डाइजेस्टिव ग्लैंड के थ्रू होती है। ठीक है, जैसे भोजन, जैसे हम क्या करते हैं, भोजन का पाचन होता है तो साइड से एक ग्रंथि क्या करती है, एंजाइम्स छोड़ती है, एंजाइम छोड़ते हैं, जिससे क्या है, फूड का पाचन अच्छे से हो सके। और एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, जिसके थ्रू फूड पूरे बॉडी तक घूमता फिरता रहे। ठीक है, ये आपका क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल। तो चलिए यहाँ तक समझ में आया। अब देखते हैं एलिमेंट्री कैनाल में किस तरह से फूड बॉडी के अंदर जा रहा है। तो एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या आता है आपका, फर्स्ट आपका क्या आता है, बकल कैविटी। ठीक है, बकल कैविटी को हिंदी में बोलते हैं मुख गुहा। हमारा फूड किस में जाता है, पहले किस में हम रखते हैं, बकल कैविटी में, यानी माउथ का जो पार्ट है, माउथ में जो फूड रखना, जो भी इसमें प्रक्रिया होती है माउथ में, उसको क्या बोलते हैं, बकल कैविटी। उसको बकल कैविटी में क्या होता है, फूड को क्या होता है, चबाया जाता है, च्यूइंग किया जाता है, और उसमें लार को मिक्स किया जाता है, यानी साइवा को मिक्स किया जाता है, और उसके बाद फूड को च्यूइंग करने का काम बकल कैविटी के अंदर होता है। फिर उसके बाद कहाँ जाता है फूड हमारा, ओइसोफेगस में। ओइसोफेगस, हिंदी में क्या बोलते हैं ओइसोफेगस को, ग्रास नली या फिर आहार नली भी बोल सकते हैं इसको, हम ग्रास नली भी बोल देते हैं। फूड हमारा कहाँ जाता है, बकल कैविटी से ओइसोफेगस में। ओइसोफेगस में जब जाता है तो ओइसोफेगस क्या है, ये पाइप है जो जैसे यहाँ से और यहाँ हमारे कहाँ तक, स्टमक तक लगा होता है। ये यहाँ फूड जैसे बकल कैविटी से ओइसोफेगस में जाएगा, और ओइसोफेगस क्या करेगा कि उस फूड को पेट तक पहुँचाने का काम करेगा। उसके बाद ओइसोफेगस से फूड हमारा कहाँ जाता है, स्टमक। स्टमक को हिंदी में क्या बोलते हैं, आमाशय। नॉर्मल लैंग्वेज हम लोग क्या बोलते हैं, पेट बोलते हैं, उसी को आमाशय बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, अब फूड कहाँ गया, ओइसोफेगस से स्टमक में पहुंचा। अब स्टमक में क्या काम होता है, यानी आमाशय में क्या होता है, फूड को क्या होता है, पाचन की क्रिया होती है, डाइजेस्ट किया जाता है फूड में। जो भी फूड में क्या क्या प्रेजेंट है बताए थे, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, ये भी जितने भी प्रेजेंट होते हैं उसमें से फूड को क्या किया जाता है, और मतलब डाइजेस्ट किया जाता है। ठीक है, ये स्टमक में होता है। फिर स्टमक से हमारा फूड कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन को हिंदी में क्या बोलते हैं, छोटी आंत। फूड हमारा कहाँ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा तो यहाँ भी फूड का क्या होगा, पाचन यहाँ पे होगा और अवशोषण होगा। हमने बताया था अवशोषण, यानी अब जो फूड में विटामिन और मिनरल्स जो प्रेजेंट होते हैं, इसमें फूड को क्या कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में पचाया जाता है, अवशोषण किया जाता है। और इसी स्मॉल इंटेस्टाइन में जो छोटी आंत होती है, उसमें जो पाचन की क्रिया होती है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पाचन की क्रिया कंप्लीट हो गई तो फूड को कहाँ भेज दिया जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन को, बड़ी आंत। फूड हमारा कहाँ गया, लार्ज इंटेस्टाइन में, यानी बड़ी आंत में चला जाता है। अब यहाँ पे जब फूड जाता है तो अब जो फूड का पाचन तो हो गया और शोषण भी होगा, लेकिन अभी भी फूड में क्या होता है, वाटर प्रेजेंट होता है, पानी प्रेजेंट होता है। तो इसमें जो लार्ज इंटेस्टाइन है, इसमें पानी को अवशोषित किया जाता है। ठीक है, पानी को अवशोषित करके अब जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको कहाँ भेज दिया जाता है, तो इसको एनस में भेज दिया जाता है। यहाँ से फूड हमारा एनस में। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन से कहाँ गया, समझ रेक्टम में, समझ लो रेक्टम में जाकर अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है वो उसमें जाके स्टोर हो जाता है, और जब स्टोर हो जाता है, बहुत अधिक मात्रा में स्टोर होता है, तो वो कहते हैं प्रेशर क्रिएट करता है और वो एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से हमारी डाइजेस्टिव जो एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। इन सब को हम एक एक लाइन बाय लाइन अच्छे से डिफाइन करेंगे। अभी हमने इसको आउट ऑफ व्यू आपको समझाया है, ठीक है, लेकिन अभी हम इसको और अच्छे से समझाएंगे कि बकल कैविटी में किस तरह से फूड का च्यूइंग होता है और इसोफेगस में किस तरह से फूड को भेजा जाता है, ये सारा हम बताएंगे। अभी नॉर्मल समझ लो। अभी आ गया आपका डाइजेस्टिव ग्रंथ। ठीक है,
पाचन ग्रंथि जिसको बोलते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड। इसमें क्या होता है, सलेवरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है, सलेवरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। सलेवरी ग्लैंड का मतलब क्या होता है, ठीक है। इसमें लार ग्रंथि, सलेवरी ग्लैंड को हिंदी में क्या बोलते हैं, लार ग्रंथि, है ना। और उसके बाद क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड हिंदी में क्या बोलेंगे, जठर ग्रंथि। और भी बहुत सारे ग्रंथि होते हैं। तो जो सलेवरी ग्लैंड में कहाँ होते हैं, हमारे माउथ में बगल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड हमारे स्टमक के थोड़े से ऊपर जो लीवर होता है, पेनक्रियास, उसमें प्रेजेंट होते हैं। ये गैस मतलब गैस्ट्रिक का काम करता है। तो ये सब बताएंगे इमेज के थ्रू, आप समझिए। ये माउथ है हमारा, यहाँ से हमने फूड को लिया और ये माउथ में जाता है बकल कैविटी में, फिर यहाँ से होते हुए कहाँ जाएगा, ये ओएसोफेगस है हमारा, ठीक है। ओएसोफेगस है, ओएसोफेगस से होते हुए हमारा फूड कहाँ पहुँचेगा, स्टमक में, यानी आमाशय में पहुँचेगा। फिर स्टमक में कुछ प्रोसेस होगी, डाइजेशन की प्रोसेस होगी, उसके बाद से यहाँ से होते हुए हमारा फूड कहाँ पहुँचेगा, ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत है, यहाँ आपका फूड पहुँचेगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, अवशोषण का काम होता है। जो भी फूड में विटामिन मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं उसको क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन का काम होता है। यहाँ डाइजेशन की प्रक्रिया कंप्लीट होती है, फिर उसको कहाँ पहुँचा दिया जाता है, ये आपका है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में आपका फूड पहुँचता है। यहाँ पे क्या होती है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसमें से पानी को एब्जॉर्ब किया जाता है, वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है, और फिर इसको यहाँ से रेक्टम में फिर अनडाइजेस्टेड फूड को भेज दिया जाता है, और यहाँ से एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। इस तरह से आपकी प्रक्रिया क्या होती है, कंप्लीट होती है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो चलिए अब हम इसके आगे का पढ़ेंगे, यानी अब लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। ये बकल कैविटी क्या होता है, तो बकल कैविटी को पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, तो अब हम लोग आगे देखेंगे आपका बकल कैविटी, ठीक है, जो एलिमेंट्री कैनाल्स में आते हैं। बकल कैविटी को और क्या हम बोल सकते हैं, ओरल कैविटी भी बोलते हैं, ठीक है। ओरल कैविटी मतलब ये भी मुख का गुहा होता है। अब जो हमारा बकल कैविटी होता है उसमें फूड की पाचन किस तरह से होती है, डाइजेशन किस तरह से होती है। तो जो हमारा बकल कैविटी है उसमें देखिए बहुत सारे टीथ प्रेजेंट होते हैं। टीथ का क्या काम होता है, ये फूड को क्या करते हैं, चीविंग करने का काम, यानी कुतरने का काम करते हैं, तोड़ने का काम करते हैं। और क्या प्रेजेंट होते हैं, टंग प्रेजेंट होते हैं, जिसको मस्क्यूलर टंग बोलते हैं। वो टंग क्या करता है, फूड अगर इधर उधर हो जाता है तो फूड को वो क्या करता है, उस तरह से वो भी चबाने में ही मदद करता है, फूड को मूवमेंट कराने में हेल्प करता है। तो हम देखेंगे टीथ क्या होते हैं और टंग क्या होते हैं। तो सबसे पहले बकल कैविटी में हम क्या पढ़ेंगे, टीथ, ठीक है, टीथ पढ़ेंगे। अब जो टीथ होता है उसकी निर्माण कैसे हुई है, टीथ का जो निर्माण है वो कठोर ऊतक से, यानी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो स्ट्रॉन्ग टिश्यू से मिलकर हमारा टीथ बना हुआ है, जो क्या करता है, फूड को क्या करता है, तो चीविंग करने का काम करता है, ठीक है। देखिए जब टीथ की हम स्टडी करते हैं, मतलब आगे चल के जब 12th फाइनल कर लेंगे, जो भी डॉक्टर लोग होते हैं जो टीथ का जिसमें पढ़ाई करते हैं, टीथ की जो स्टडी होती है उसको क्या बोलते हैं, ओडोंटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओडोंटोलॉजी, ठीक है, इसको बोलते हैं ओडोंटोलॉजी, जिसमें टीथ की क्या करते हैं, हम स्टडी करते हैं। अभी देखिए टीथ जो होता है, टीथ के 2 पार्ट होते हैं। इस टीथ के कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। टीथ के कितने पार्ट होते हैं, 2। फर्स्ट कौन सा हो गया, इनेमल, और सेकेंड कौन सा है आपका, डेंटाइन। जैसे ये हमारा क्या हो गया, मान लीजिए टीथ है, ऐसे ही मैं नॉर्मल सा समझा दे रही हूँ। ये आपका क्या है, टीथ है। टीथ का जो ये सबसे ऊपरी लाइन है, ठीक है, जो आउटर पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं, हम इनेमल बोलते हैं, ठीक है, बहुत इनेमल बोलते हैं। ये किसका बना होता है, जो बाहरी आवरण होती है वो किसका बना होता है, तो कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है। ये जो बाहरी आवरण है वो किसका बना होता है, कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है। ये बहुत ज़्यादा कठोर होता है। और जो इसके अंदर का पार्ट है, ये जो इतना आधा अंदर का पार्ट होता है, इसको क्या बोलते हैं, डेंटाइन बोलते हैं। डेंटाइन क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। ये बहुत ज़्यादा कठोर नहीं होता है, ये नॉर्मल होता है। लेकिन जो आपका इनेमल होता है वो कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है और बहुत ही ज़्यादा कठोर होता है। और डेंटाइन क्या होता है, आंतरिक पार्ट होती है। तो ये 2 पार्ट से मिलकर हमारा जो टीथ होता है, यानी एक टूथ हम समझ लो, टीथ तो क्या है आपका प्लूरल वचन है,
टूथ टूथ बोलो तो सिंगुलर है, जो एक टूथ होता है हमारा, ये 2 पार्ट से मिलके बने होते हैं। ओके, अब हम देखेंगे कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, जन्म से लेके और जब तक हमारी ज़िंदगी चलती है, यानी लाइफ स्पेन तक हमारे पूरे लाइफ स्पेन में कितने टाइप के टीथ निकलते हैं, तो 2 प्रकार के, ठीक है, 2 सेट के टीथ हमारे मतलब निकलते हैं लाइफ स्पेन के दौरान, ठीक है। तो वो 2 टाइप के टीथ कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट क्या होता है आपका टेम्पररी टीथ, टेम्पररी मिल्क बोलते हैं उसको, एक तरह से टेम्पररी टीथ या फिर टेम्पररी मिल्क टीथ भी बोल सकते हैं, या फिर डिसाइडस टीथ। फर्स्ट कौन सा है आपका? टेम्पररी, या फिर इसको क्या बोलते हैं? डिसाइडस। और सेकेंड आपका कौन सा होता है? परमानेंट टीथ। ठीक है, तो फर्स्ट आपका क्या होता है? टेम्पररी टीथ, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में? दूध का दांत। जो हम 12 साल तक हमारी एज जब तक होती है तब तक ये दूध वाला दांत यानी टेम्पररी मिल्क तब तक ही रहता है। और संख्या में कितना होता है? 20, यानी टोटल 20 नंबर्स होते हैं। और 12 साल जैसे हमारा क्रॉस होता है तुरंत ये दांत हमारे अपने आप टूट के निकल जाते हैं, झड़ जाते हैं पूरी तरह से, ठीक है। और उसके बाद कौन सी टीथ की ग्रोथ होती है? तो परमानेंट टीथ की, जो हमारे लाइफ स्पेन तक पूरी तरह से चलती रहती है। अगर वो बीच में टूट जाती है किसी वजह से तो क्या होता है कि फिर वो दोबारा नहीं निकल सकता, दोबारा ग्रो नहीं करेगा। फिर हमें क्या डेंटिस्ट के पास नया दांत, आर्टिफिशियल दांत लगवाना पड़ेगा, फिर वो दोबारा ग्रो नहीं करता है, ठीक है। तो इसकी संख्या कितनी होती है? जो टेम्पररी मिल्क होती है इसकी 20 होती है। और जो हमारा ये परमानेंट टीथ होता है वो कितना होता है? 32। यानी टोटल लाइफ जन्म से लेके बॉर्न पीरियड से लेकर के लाइफ टाइम तक टोटल कितने दांत हमारे होते हैं? 32 + 20, यानी टोटल आपका हो गया 52। टोटल कितने दांत हो गए? 52, यानी पूरे लाइफ टाइम तक 52 दांत हम लोग के निकलते हैं। ये 2 पीरियड में होते हैं। फर्स्ट जो 12 ईयर्स तक एज होता है तो हमारा क्या कौन सा टीथ होता है? टेम्पररी टीथ होता है, जो 12 साल के एज में ख़त्म हो जाता है। उसके बाद से परमानेंट टीथ निकलता है। अभी कभी कभी सोचो, देखो एक बात हमें याद आ गई कि क्या होता है कि दांत हमारे टेढ़े मेढ़े निकलते हैं। ये किस वजह से होता है? तो मम्मी लोग क्या बोलती थी पहले, हम लोग मम्मी से बोलते थे दांत, तो मम्मी बोलती थी कि बेटा दांत टूटते हैं तो उसको क्या करो, अच्छे से जाके ज़मीन के अंदर लगा दो, सही सीधे में लगाना। अगर तुम दांत को इधर उधर फेंक दोगे तो आप तुम्हारे दांत टेढ़े मेढ़े निकलेंगे। लेकिन ये सब तो बस मम्मी लोगों का कहावत होता है, ये ऐसा नहीं है। क्या होता है कि ये हमारी कहते हैं जेनेटिक्स इस तरह से भी होती है। जैसे पेरेंट्स के हमारे दांत अगर वैसे हैं तो वो जेनेटिक्स से वैसे हमारा भी दांत हो सकता है, टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं। और सेकेंड क्या हो सकता है, जो हमारी जबड़ा है, ठीक है, जो मस्कुलर्स है उसकी क्या होती है, वो उसकी बनावट की वजह से भी, वो उसमें स्पेस में बहुत कम बनावट, बहुत कम होती है स्पेस, जिसकी स्पेस कम होने की वजह से टीथ अच्छे से नहीं निकल पाते हैं लाइन वाइज, तो आगे पीछे करके निकलते हैं। तो ये भी हो सकता है। और थर्ड क्या होता है, ये जो बच्चों की आदत होती है अंगूठा पीने की, ठीक है, अंगूठा ऐसे पीने की, तो अंगूठा पीने की वजह से क्या होता है, हमारे टीथ पे कहते हैं दबाव, प्रेशर क्रिएट होता है, जिससे हमारे टीथ क्या होते हैं, इधर उधर लगते हैं ग्रो करने, ठीक है। तो ये सब क्रिएट होता है। ऐसा नहीं होता कि दांत को हमने फेंक दिया इधर उधर तो हमारा उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा दांत निकलने लगा, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। तो अब हम देखेंगे कि जो परमानेंट टीथ है हमारा वो कितने टाइप के होते हैं। जो परमानेंट टीथ होता है वो 4 टाइप के होते हैं, जिसको हेट्रोडोंट बोलते हैं। हेट्रोडोंट डेंटिशन भी बोलते हैं। मतलब हेट्रोडोंट क्यों बोलते हैं कि जो चारों टाइप का टीथ होता है ये सबका शेप अलग अलग होता है, किसी का शेप एक जैसा नहीं होता, सबका शेप अलग होता है। तो टोटल कितने टाइप के? 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट आपका कौन सा होता है? फर्स्ट आपका होता है इंसीजर, ठीक है, इंसीजर हो गया। सेकेंड आपका कौन सा होता है? कैनाइंस होता है। थर्ड आपका होता है प्री मोलर और फोर्थ आपका होता है मोलर। फर्स्ट इंसीजर, सेकेंड आपका कैनाइन, थर्ड आपका हो गया प्री मोलर
और फोर्थ आपका हो गया प्री मोलर, फोर्थ आपका हो गया मोलर। ठीक है, तो फर्स्ट आपका हो गया इंसीजर, सेकेंड कौन सा होता है कैनाइंस, और फोर्थ होता है मोलर्स। अभी जो इंसीजर्स हिंदी में भी बता दे रहे हैं, हिंदी वरना हिंदी वाले जो बच्चे हैं वो परेशान हो जाएंगे, हिंदी मीडियम वाले। तो इंसीजर्स को क्या बोलते हैं हिंदी में? कृतक। कृतक का मतलब काटना। और सेकेंड कौन सा है? कैनाइन। कैनाइन का मतलब क्या होता है? रदनक। रदनक हिंदी में बोलते हैं, यानी कैनाइन को रदनक बोलते हैं। थर्ड आपका प्रीमोलर। प्रीमोलर को हिंदी में बोलते हैं अग्रचवर्णक, अग्रचवर्णक बोलते हैं। और फोर्थ आपका मोलर है जिसको चवर्णक बोलते हैं। ठीक है, तो जो आपका इंसीजर होता है, इंसीजर का क्या काम होता है? फूड को, भोजन को काटना। ये हमारा आगे का जो दांत है इसी को क्या बोलते हैं? इंसीजर बोलते हैं। ये कितने होता है, नंबर संख्या में कितनी होती है? तो 4 पेयर्स होती हैं। 4 पेयर्स का मतलब 4 ऊपर में होती है, 4 नीचे होती हैं। ठीक है, इनका क्या काम है? टोटल 8 होती हैं, 8 पेयर होते हैं जिसको 4 पेयर्स बोलेंगे। ठीक है, ये क्या करता है? फूड को काटने का काम करता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? नोज ऑफ टीथ बोलते हैं, नोज टीथ बोलते हैं। जो हमारे नाक के सीधे देखिए सिधाई पे है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? नोज टीथ बोलते हैं। सेकेंड आपका क्या है? कैनाइन हो गया। इसको लिखेंगे तो टाइम लगेगा, इसलिए हम आपको अच्छे से ऐसे समझा दे रहे हैं। ये क्या करता है? इंसीजर आपको क्या करता है? काटता है, काटने का काम करता है। ये कितने होते हैं? 4 पेयर्स होते हैं, ऊपर 2, ऊपर 4 और नीचे, यानी टोटल कितने होते हैं? 8 होते हैं, टोटल 8 होते हैं। और इसको क्या नाम से बोला जाता है? नोज टीथ भी बोलते हैं, है ना। अब सेकेंड देखते हैं कैनाइन, जिसको रत्नक बोलते हैं। इसका क्या काम होता है? भोजन को फाड़ने का काम करता है। ये भोजन को क्या करता है? फाड़ता है। जो कि कितने पेयर्स में होते हैं? 2 पेयर्स में होते हैं। ये जो दोनों ऊपर के 2 हैं, 2 ऊपर और 2 नीचे, 2 अपर पार्ट में, 2 लोअर पार्ट में, यानी टोटल कितने होते हैं? 4 होते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? आई टीथ बोलते हैं। ये हमारे आँख के देखिए सीधे, जहाँ यहाँ आँख है, आँख के ठीक नीचे बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? कैनाइन बोलते हैं। ये जो कैनाइन्स होते हैं हम लोगों में तो छोटे छोटे होते हैं, लेकिन जो एनिमल्स, जो मांसाहारी एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं? मांस खाते हैं, जो जानवरों को फाड़ने का काम करते हैं। तो उसमें जो दांत होती है बहुत लंबी लंबी होती है, नुकीली होती है और लंबी होती है। वो क्या करते हैं? मांस को फाड़ देते हैं। इसका कैनाइन का क्या काम है? फाड़ना। इसमें कितने पेयर्स होते हैं? 2 पेयर्स, यानी 2 ऊपर और 2 नीचे, टोटल कितने हो गए? 4 हो गए। और इसको किस नाम से जानते हैं? तो आई टीथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आई टीथ बोलते हैं। अब थर्ड आपका कौन सा है? प्रीमोलर, जिसको अग्रचवर्णक बोलते हैं। ये फूड को क्या काम करता है? फूड को चबाने का काम करता है, क्रशिंग करने का काम करता है। फूड को माउथ में लेकर के खूब चबाता है। ठीक है, ये जो आपका प्रीमोलर्स है ये छोटे बच्चों में नहीं पाया जाता है। छोटे बच्चों में इंसीजर्स होता है, कैनाइन्स होता है और मोलर्स होते हैं। प्रीमोलर छोटे बच्चों में नहीं पाते हैं। ये फूड को चबाने का काम करता है। और टोटल कितने पेयर्स में होते हैं? टोटल 4 पेयर्स में होते हैं। 4 आपका अपर साइड में और 4 आपका लोअर साइड में, यानी टोटल ये भी कितने होते हैं? 8 होते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? चिक टीथ बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा गाल है, जो जिसको क्या बोलते हैं? ये गाल जो है, गलफड़ा इसको बोलते हैं मतलब भोजपुरी लैंग्वेज में। तो ये जो आपका गाल है इसके साइड में यहाँ पे जो है प्रीमोलर्स होते हैं। ये फूड को क्या करता है? चबाता है। उसके बाद क्या कितने पेयर्स में होते हैं? 4 पेयर्स में, यानी 4 ऊपर के साइड में और 4 नीचे के साइड में। टोटल कितने दांत हो गए? 8 होते हैं। इसको कौन से मतलब किस नाम से जानते हैं? चिक टीथ, चिक टीथ। ओके, अब नेक्स्ट हम कौन सा देखते हैं? मोलर्स, जिसको बोलते हैं चवर्णक। इसका भी सेम का वही होता है, जो प्रीमोलर का काम होता है सेम वही होता है। इसको भी फूड को क्या करते हैं? चबाने के काम में करते हैं। लेकिन ये कितने पेयर्स में होते हैं? ये टोटल 6 पेयर्स में होते हैं, 6 ऊपर 6 नीचे, मतलब 3 राइट साइड 3 लेफ्ट साइड में और 3 ऊपर के साइड में, 3 ऊपर लेफ्ट, 3 ऊपर राइट, 3 लोअर लेफ्ट और 3 लोअर राइट, यानी टोटल 6 पेयर्स में होते हैं, 6 ऊपर और 6 नीचे, यानी टोटल कितने होते हैं? 12 होते हैं। इसका भी काम सेम वही होता है, चबाने का काम। 6 पेयर्स में होते हैं, टोटल कितने हो गए? 12। ठीक है, अब देखिए इसका क्या होता है? ये जो 12 होते हैं इसमें से जो लास्ट का, जो मोलर का जो सबसे लास्ट वाला होता है, जो सबसे लास्ट टीथ होता है, ये बच्चों में नहीं पाया जाता है। ठीक है, लास्ट के जो होते हैं ये बच्चों में नहीं, यानी 2 ऊपर, 2 इस साइड और 2 इस साइड, 4 ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, 4 2 6,
हमने बोला था ना कि साइड साइड में कितने होते हैं, 6 होते हैं, 3 इधर 3 इधर। तो 3 जो लास्ट का जो थर्ड वाला पार्ट है वो छोटे बच्चों में नहीं प्रेजेंट होता है। यानी टोटल कितने नहीं होते हैं, बच्चों में कितना होता है, 8 ही होता है। छोटे बच्चों में लास्ट मोलर्स, थर्ड मोलर समझ लीजिए, थर्ड मोलर नॉट प्रेजेंट इन चाइल्ड। लास्ट वाला जो मोलर होता है वो बच्चों में नहीं पाया जाता है, ठीक है। और हमने बताया था ये जो प्री मोलर्स होता है ये भी बच्चों में नहीं पाया जाता है। नॉट प्रेजेंट इन चाइल्ड, ठीक है। तो ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया आपका। टीथ का अरेंजमेंट कैसे होता है, अपर जा में होता है और लोअर जा में। ये पूरा ऊपर का पार्ट को अपर जा बोलते हैं और नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, लोअर जा। अब इसका एक डेंटिस्ट फॉर्मूला होता है, डेंटल फॉर्मूला होता है, जिस तरह डॉक्टर लोग उसको समझते हैं। डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, टीथ का डेंटल फॉर्मूला क्या है, ICPM, ठीक है, ICPM। ये क्या है, डेंटल फॉर्मूला है। आई का मतलब इंसीजर, इंसीजर कितने होते हैं, 4 पेयर्स में, कितने होते हैं, 4। तो इसको डेंटल फॉर्मूला जो होता है इसको 2 पार्ट में करते हैं। मतलब ये जो बीच वाला दांत है यहाँ से आधा पार्ट लेते हैं, यहाँ के ऊपर का साइड। ये नहीं है कि ये पूरा ऊपर नीचे दोनों लेंगे, बस यहाँ से बीच से डिवाइड करेंगे और सिर्फ अपर जॉ का होता है। तो यानी 4 होते हैं, 4 ऊपर का, तो यानी 2 लेंगे। आई कितना होता है, 2 राइट साइड में, 2 लेफ्ट साइड में। सी यानी आपका कैनाइंस, कैनाइंस कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो 2 मतलब कि 1 इसको बोलेंगे, 2 1 2 3, ठीक है। 2 1 2 3 अपर जा में होती है और 2 1 2 3 ये आपका लोअर जा में होता है। ये आपका क्या है, एक साइड का, हाफ साइड का है अपर जा का, ये हाफ साइड का लोअर जा का। यानी सेम इतना ही राइट साइड में होगा, सेम इतना ही इसके राइट साइड में होगा। तो ये आपका डेंटल फॉर्मूला ये कितना हम लोगों का है। अब छोटे बच्चों का डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, इंसीजर 2 होता है, कैनाइंस आपका कितना होता है, 1 होता है। और आपको बताया था हमने प्री मोलर छोटे बच्चों में प्रेजेंट ही नहीं होता है। और जो मोलर होता है, मोलर क्या होता है, 2 ही मोलर होता है। जो थर्ड वाला मोलर होता है वो भी नहीं बच्चों में प्रेजेंट होता है। तो ये आपका क्या होगा, डेंटिस्ट फॉर्मूला, डेंटाइन फॉर्मूला होगा 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3, 2 1 0 2 अपॉन 2 1 0 2। ये एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने इसको आपको बताया है। तो यहाँ तक आपको क्लियर है, ठीक है, क्लियर है, समझ में आया, ऑल राइट। अब हम नेक्स्ट देखेंगे टंग। अब नेक्स्ट हमारा क्या है कि जो डाइजेशन में क्या हेल्प करता है, टंग हमारा हेल्प करता है। वो टंग किस तरह से हेल्प करता है, तो चलिए अब देखते हैं हम लोग। टंग, टंग मीन्स क्या होता है, जीभ। यानी टंग में क्या प्रोसेस होता है, टंग हो गया आपका जीभ। ये क्या है, टंग जो हमारा होता है मस्कुलर ऑर्गन्स है। मस्कुलर ऑर्गन्स का मतलब जो मसल्स का बना होता है, सिर्फ और सिर्फ मसल्स का बना होता है। ये फूड को क्या करता है, मूवमेंट कराने में हेल्प करता है। अगर साइड साइड में जाकर फूड क्या होता है, फंस जाता है, तो फूड को कहते हैं बीच में लाने का काम करता है, मूवमेंट कराता है। और ये जो हमारा ओरल कैविटी है, यानी जो बक्कल कैविटी है, उसके फ्लोर से अटैच होता है फ्रेनुलम के द्वारा। फ्रेनुलम के द्वारा हमारा जो बक्कल कैविटी है उसके फ्लोर से अटैच होता है हमारा टंग, ठीक है। इसमें तो अभी टंग का आपका इमेज नहीं है, ऐसे ही समझ लो। अब जो टंग होता है हमारा, टंग का जो ऊपरी सरफेस होता है, जो सबसे ऊपर वाला सरफेस होता है, उसमें बहुत ही छोटे छोटे स्मॉल लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। मतलब फिंगर लाइक ऐसे छोटे छोटे ऐसे बॉट्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, ऐसे छोटे छोटे प्रेजेंट होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, पैपिली बोलते हैं। पैपिली, यानी पैपिली का क्या काम होता है, इसी के थ्रू जब हम जो फूड खाते हैं उसका टेस्ट हमें पता चलता है। फूड में कौन सा किसका टेस्ट है, मीठा है टेस्ट, खट्टा है टेस्ट किस तरह का जो टेस्ट होता है फूड में, उस किसके थ्रू पता चलता है, पैपिली के थ्रू पता चलता है। और ये टंग के सबसे ऊपरी सतह पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यानी टंग का क्या क्या काम है, फूड को टेस्ट करना, किस तरह से फूड का टेस्ट क्या है बताना, चीविंग करना, चबाने के प्रोसेस में ये भी तो हेल्प कर रहा है। अगर टंग ना रहे तो सोचो आप चबा लोगे, फूड को नहीं चबा सकते हो। फूड को चेविंग करने में भी क्या करना है, टंग का काम होता है। स्वेलिंग करने में, यानी फूड को स्वेलिंग करने में, फूड को निगलने में टंग का बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले है। अगर टंग नहीं रहे तो आप फूड को निगल नहीं सकते हो, स्वेलिंग नहीं कर सकते हो। तो टंग का क्या काम है, स्वेलिंग करना काम है। स्पीच मतलब बोलना,
बोलने में भी टंग का बहुत काम है। अभी देखो आप बोल रहे हो तो आप फील करो कि बोलने पे हमारा जो टंग है वो पूरी तरह से क्या करता है, पूरी तरह से काम कर रहा है, ऊपर के तालू से नीचे के लेफ्ट साइड पूरी तरह से मूवमेंट कर रहा है। तो टंग का क्या काम होता है, बोलने का काम करता है। यानी जो हमारा टंग है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है जो हर एक काम को क्या करता है, अच्छे से कर लेता है। टंग हो गया क्लियर। अब हम देखते हैं कि बकल कैविटी तो देख लिया, बकल कैविटी में ये एलिमेंट्री कैनाल में हम देखे हैं, ठीक है। बकल कैविटी जो हमने बताया था डाइजेस्टिव सिस्टम जो एलिमेंट्री कैनाल होता है उसमें जो बकल कैविटी बताया था, तो बकल कैविटी कंप्लीट हो गया। अब बकल कैविटी में जो हम डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो किस तरह से रोल प्ले करता है उसको हम देखते हैं। यानी मुख्य गुहा का क्या रोल है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में। तो जो हमारा मुख्य गुहा होता है, जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होता है, उसमें कितनी जो लार्ज सलाइवा, माउथ में जो बकल कैविटी में सलाइवा प्रेजेंट होती है जो फूड के साथ मिक्सिंग करने का काम करती है, तो इसमें कितनी जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है सैलिवरी ग्लैंड, 3 जोड़ी। 3 टाइप की क्या होती है, 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है हमारे सलाइवा में। यानी सलाइवरी ग्लैंड्स में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती हैं। यानी 3 पेयर सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है, 3 जोड़ी सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। पहला कौन सा होता है, पैरोटिड ग्लैंड्स, सेकेंड होता है सबलिंगुअल ग्लैंड्स और थर्ड होता है सबमैंडिबुलर। ठीक है, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। सलाइवरी ग्लैंड 3 जोड़ी होती है 3 पेयर्स में। पहला कौन सा होता है, पैरोटिड ग्लैंड्स। अब ये जो पैरोटिड ग्लैंड्स होता है, जो पैरोटिड ग्लैंड सलाइवा होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, तो हमारे चिक्स में। ये जो हमारा चिक्स है यहाँ पे जो सलाइवा प्रेजेंट है उसमें कौन सी लार प्रेजेंट होती है, कौन सी ग्लैंड है, तो वो पैरोटिड ग्लैंड्स होती है। ठीक है, ये सबसे लार्जेस्ट, यहाँ पे सलाइवा का बहुत ज़्यादा सिक्रीशन, हमारे जो गाल के पास है यहाँ पे सलाइवा का सिक्रीशन बहुत ही अधिक मात्रा में होता है। ये आपका क्या हो गया, पैरोटिड ग्लैंड्स हो गया। अब सेकेंड आपका क्या है, सबलिंगुअल ग्लैंड्स। सबलिंगुअल जो ग्लैंड्स होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, टंग के नीचे। ठीक है, हमारा जो टंग है उसके नीचे जहाँ पे सलाइवा है उसमें कौन सा ग्लैंड्स है, तो सबलिंगुअल ग्लैंड्स है। ठीक है, ये जीभ के नीचे प्रेजेंट होता है। इसमें ये क्या करता है, लार का बहुत ही कम मात्रा में उत्पादन करता है। ये भी लार का उत्पादन करता है लेकिन बहुत ही कम मात्रा में करता है। अब थर्ड आपको जो है सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स हैं। ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, जबड़े के नीचे प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है, यहाँ पे इमेज में नहीं दिखा है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है। वो क्या होता है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स होता है जो जबड़े के नीचे पाया जाता है, यानी लोअर जबड़ा में पाया जाता है। ठीक है, प्रेजेंट इनका आता है लोअर जार, जबड़े के नीचे प्रेजेंट होता है। इसमें सलाइवा की जो मात्रा होती है बहुत ही अधिक इसमें भी होती है। ये सलाइवा को क्या करता है, एक्यूमुलेट करके रखता है, मास अमाउंट ऑफ सलाइवा। इसमें सलाइवा बहुत ही ज़्यादा इसमें भी बनती है। ये आपका क्या होगा, ग्लैंड्स हो गया। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में बकल कैविटी में 3 पेयर्स क्या होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं, जिसको हमने बता दिया। अब जो बकल कैविटी है उसमें बहुत सारे एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हम उसमें बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। अब सारे एंजाइम्स को हम नहीं डिफाइन करेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम्स है उसको हम देखेंगे। सबसे फर्स्ट आपका कौन सा है, तो लाइसोजाइम एंजाइम्स है। ठीक है, सेकेंड कौन सा है, तो आपका टाइलिन एंजाइम्स है। फर्स्ट आपका लाइसोजाइम और सेकेंड आपका टाइलिन एंजाइम्स, और थर्ड आपका क्या होता है, डायस्टेज एंजाइम्स, और फोर्थ आपका कौन सा था, म्यूकस एंजाइम। सारे एंजाइम्स का नाम लिख लेते हैं। ठीक है, ये 4 एंजाइम्स हम पढ़ेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है और एग्जाम में इसी एंजाइम से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं, इसलिए हम 4 एंजाइम को कवर करेंगे। तो फर्स्ट आपका कौन सा था, लाइसोजाइम एंजाइम्स। ठीक है, तो जो लाइसोजाइम एंजाइम्स होता है वो किस में पाया जाता है, सलाइवा में पाया जाता है, टीयर्स यानी हमारे आंसू में पाया जाता है, और मिल्क दूध यानी जो हमारे स्तन से, यानी जो हमारे चेस्ट से जो मिल्क का सिक्रीशन होता है उसमें भी आपका लाइसोजाइम्स एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ये लाइसोजाइम जो एंजाइम्स होते हैं क्या काम में मदद करता है, हमारे सलाइवा में क्या होता है, जैसे फूड हम खाते हैं, ठीक है, या फिर दूध हो गया, जो आंसू होगा, उसमें जो जीवाणु होते हैं उसको मारने का काम करता है लाइसोजाइम एंजाइम। यानी ये जीवाणु नाशी होते हैं, जीवाणु को मार देते हैं। अब सेकेंड कौन सा एंजाइम्स है, डाइस्टेज। जो डाइस्टेज एंजाइम्स होता है उसका वो क्या काम करता है, फूड में जो स्टार्च प्रेजेंट होता है, हमने बताया था फूड में स्टार्च होता है उसका डाइजेशन होता है। तो स्टार्च के फॉर्म में फूड का थोड़ी डाइजेशन होता है। वो क्या करता है, स्टार्च कहता है माल्टेज में या फिर डेक्स्ट्राइन जैसे सिंपलर फॉर्म में क्या करता है, उसको तोड़ देता है और फिर उसको तोड़ने के बाद फूड को क्या करता है, डाइजेशन करता है। ठीक है, और स्टार्च को क्या करता है, माल्टोज में कन्वर्ट करता है, माल्टोज को फिर डाइजेस्ट करता है, माल्टोज को तोड़ के फिर डाइजेस्ट करता है। थर्ड आपका बताया था हमने टाइलिन एंजाइम्स। सेम टाइलिन एंजाइम्स का भी सेम वही काम है। ये भी क्या करता है, स्टार्च को क्या करता है, माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है, फिर उसको क्या करता है, तोड़ने के बाद फिर डाइजेशन करने का काम करता है। ये सब क्या
ये टाइलिन जो एंजाइम्स होता है ये हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स में भी तो प्रेजेंट होता है, लेकिन और कहाँ, पेनक्रियाज जो होता है, पेनक्रियाज में भी हमारा टाइलिन एंजाइम्स प्रेजेंट होता है। अब फोर्थ हमने देखा है कि म्यूकस एंजाइम। म्यूकस एंजाइम क्या होता है? म्यूकस जो एंजाइम्स होता है वो सिंपल होता है, क्या फूड को क्या कहते हैं, चिपचिपा। अभी देखो जब माउथ में फूड को मिक्स कर लो, माउथ से बाहर निकल, देखो फूड कैसा बहुत ही चिपचिपा टाइप का हो जाता है। तो फूड को चिपचिपा बनाने में कौन काम करता है? म्यूकस एंजाइम। म्यूकस एंजाइम फूड को चिपचिपा बनाने में मदद करता है, यानी स्टिकी, फूड को स्टिकी बना देता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया एकदम अच्छे से, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो चलिए ठीक है, ओके, यहाँ तक अब आपको समझ में आ गया। अब हम आगे देखते हैं। तो ये हमारा क्या है, बकल कैविटी कंप्लीट हो गया। सेकेंड हमने क्या देखा था, अब जो बकल कैविटी हो गया कंप्लीट, तो सेकेंड हमने क्या देखा था, ओइसोफेगस देखा था। ओइसोफेगस जिसको क्या बोलते हैं, ग्रास नली बोलते हैं, ये फूड को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ठीक है, फूड को ट्रांसपोर्ट करने का, माउथ से बकल कैविटी से स्टोमच तक पहुँचाने का काम ओइसोफेगस का होता है। ये टोटल कितने सेंटीमीटर का होता है? तो 25 सेंटीमीटर। जो हमारा ओइसोफेगस होता है ये 25 सेंटीमीटर का होता है, और इसमें फूड का डाइजेशन नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ फूड को स्टमक तक पहुंचाने का काम करता है। ओइसोफेगस का बस इतना ही काम है।